गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? मैं आदित्य आप सबका स्वागत करता हूं हमारे बेहतरीन से चैनल न्यूमेरिकल वाला पे, जहां हमने ठान रखी है न्यूमेरिकल्स को नस्ता नाबूद करने की। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सेकंड चैप्टर के कुछ नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था, उनके कॉन्सेप्ट को सीखा था, समझा था, और आई होप आप सबने भी उसे बहुत अच्छे तरीके से अपने कॉपी में लिख रखा होगा। और इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं इसके कुछ रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स को। डिपेंड करेगा वीडियो की लेंथ कितनी जाने वाली है। क्लियर? तो जल्दी से हाथ में कॉपी और पेन ले लीजिए ताकि हम इन न्यूमेरिकल्स को पूरी तरह से फिनिश कर पाए और किसी तरह से ये हमारी फिजिक्स में प्रॉब्लम क्रिएट ना कर पाए। हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 16। ओके, चलिए पढ़ते हैं ध्यान से। क्या लिखा? शो दैट द नॉर्मल कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट भाई? नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज अ डिसकंटिन्यूटी। क्या है? डिसकंटिन्यूटी है फ्रॉम, कहां से? वन साइड ऑफ चार्ज सरफेस। कोई चार्ज सरफेस है मेरा, उसके एक तरफ से दूसरी तरफ जाने पे क्या हो रहा है? डिसकंटिन्यूटी हो रही है। किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डिसकंटिन्यूटी हो रही है। उसका कौन सा कंपोनेंट? नॉर्मल वाला कंपोनेंट डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है। कितनी डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है? लिखा हुआ है भाई E2 - E1 n कैप इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट n कैप। यूनिट वेक्टर होता है सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। साथ में देखो क्या ऐड किया, डायरेक्शन ऑफ n कैप इज फ्रॉम साइड 1 टू साइड 2, यानी 1 से 2 की तरफ जाओगे तो n कैप पॉजिटिव लेना और इधर आना है तो नेगेटिव लेना है। क्लियर हो गई बात? फिर क्वेश्चन नंबर बी आ गया है। चलो ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर हम ए को सॉल्व करेंगे। क्या है वो समझेंगे, जो हमने पढ़ा उसे हम यहां पे करके देखेंगे। क्या कह रहा है हमारा ए पार्ट? तो ए पार्ट कह रहा है कि आपके पास कोई सरफेस ऑफ चार्ज है, ठीक है, ये ले लिया हमने, और इस पे क्या हुआ, बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। थोड़ा अच्छा बनाते हैं, तो बड़ा खराब ही बन गया। ठीक है, देखो ये हमने ले लिया एक सरफेस, और इस सरफेस पे क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। क्लियर हो गया? अब इस साइड को मैं 1 बोल रहा हूं, इस साइड को मैं 2 बोल रहा हूं। एक तरफ से दूसरी तरफ जाने पे डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अगर मैं इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड शो करना चाहूं तो ये मिल गई मुझे, और E1 की तरफ जाएगा रिजल्ट मेरा कुछ ऐसा। क्लियर होगी बात? पॉजिटिव चार्ज से फिर लाइंस बाहर की तरफ निकलती तो हमने शो कर दिया। ओके, अब मैं एक तरफ से जब दूसरी तरफ जाता हूं, ऐसी कंडीशन में मुझे डिसकंटिन्यूटी शो होती है। अब ये डिसकंटिन्यूटी आ क्यों रही, जरा समझो। जैसे जैसे आप इधर से आ रहे हो तो आप सरफेस पे पहुंचोगे, सरफेस तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी, लेकिन जैसे कंडक्टर के अंदर जाओगे वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। देखो थोड़ा और क्लैरिटी से मैं इसी बात को और क्लैरिटी से यहां से समझाता हूं। ये सरफेस ले लिया मैंने, और इस पे मैंने क्या किया? चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर होगी बात? ओके, इस तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस तरफ भी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है? ओके, अब आप E1 से जब इस तरफ आना शुरू करोगे तो सरफेस तक जब पहुंचोगे तब तक तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, लेकिन जैसे ही आप इस कंडक्टर के अंदर आओगे, आपको पता है यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, यानी डिसकंटिन्यूटी तो मिलने वाली है। अब यहां से यहां तक, यानी E1 से लेके E2 तक की सरफेस तक हमें जाना है। अब यहां से वहां तक जाने में जितना हम डिफरेंस देखेंगे वही मेरी डिसकंटिन्यूटी को शो करेगा। यहां से वैल्यू देखो ड्रॉप हुई है, 0 हुई है, और 0 होने के बाद इस सरफेस पे जैसे पहुंचोगे तुरंत अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। क्या बात समझ रहे हैं? अभी तक तो वैल्यू 0 चल रही है, लेकिन जैसे सरफेस पे जाओगे एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो E1 से लेके E2 तक की सरफेस के बीच में कितना चेंज आने वाला, दैट इज अवर डिसकंटिन्यूटी। क्या बात समझ गए आपको? चलो आ जाओ कैलकुलेशन करते हैं। कैसे करोगे देखो, शुरू करते हैं हम मानते हैं E1 से E2 की तरफ जा रहे हैं। क्लियर है? E2 से किधर जा रहे हैं? E1 से किधर जा रहे हैं? E2 की तरफ। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूं? मैं जाने वाला हूं 1 से 2 की तरफ। 1 से किधर जाने वाला हूं? 2 की तरफ। तो मैंने लिखा E2 - E1। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू, अब जरा देखो इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होगी इस तरफ, तो मिलेगी मुझे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। किसी भी सरफेस चार्ज से मतलब कितनी डेंसिटी के टर्म में रिजल्ट मिलता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और मैं डायरेक्शन मुझे n कैप गिवन की गई है 1 से 2 की तरफ। ओके, मैंने लिखा माइनस। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लिखनी होगी, तो इसमें भी इधर उतनी ही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई होगी। कितनी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जरा डायरेक्शन देखोगे तो डायरेक्शन इधर की क्या होनी चाहिए, क्योंकि अपोजिट जा रहे हैं, तो n कैप के जस्ट अपोजिट यानी माइनस का n कैप होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने माइनस का n कैप यूज किया। जैसे हम मैं यहाँ पे माइनस का n कैप रखूंगा, आपको पता है रिजल्ट मेरा क्या होने वाला, ऐड हो जाएगा 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मुझे ऐड करके देंगे तो रिजल्ट मिलेंगे 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट n कैप का रिजल्ट मेरे हाथों में होगा।
दैट इज द डिसकंटिन्यूटी, यानी जब मैं E1 से E2 तक जाता हूं तो मेरा रिजल्ट यहां से एकदम ड्रॉप करके 0 पहुंचता है और फिर एकदम से रिजल्ट मेरा इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे भी सर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, तो उनके बीच का जो डिफरेंस हो गया वो कितना आ गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या बात समझ में आई? क्या बात सबको समझ में आई? यहाँ का रिजल्ट है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ का भी रिजल्ट है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया दिस इज द सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यही बात मुझे क्या करनी थी, डिराइव करके देनी थी। क्या सबको बात समझ में आई सर? गेट इट? क्लियर है? ओके चलो अब देखते हैं और मुझसे क्या क्या पूछा गया है। तो उन्होंने बोला शो दैट द टेंजेंशियल कंपोनेंट, सेकंड पार्ट में आएंगे तो क्या लिखा है, शो दैट द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंटिन्यूअस फ्रॉम वन साइड ऑफ चार्ज सरफेस टू अनदर। आप शो करो इलेक्ट्रोस्टैटिक का कौन सा कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट कंटिन्यूअस होना चाहिए। एक सेकेंड, टेंजेंशियल कंपोनेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का, कैसा हो, कंटिन्यूअस हो ऑफ अ चार्ज सरफेस, ठीक है, ऑफ अ चार्ज सरफेस टू अनदर, एक से दूसरे पे। ओके बहुत सिंपल तरीके से भी हम लोग सॉल्व करेंगे। आओ सर देखो कैसे करें। क्या कह रहे हैं आप, एक चार्ज सरफेस लो, ले लिया, प्लस 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 प्लस, पहले चार्ज रखते हैं सरफेस पे। यहां तक बात सबको क्लियर होगी, हमने सरफेस पे चार्ज रखा। अब क्या रहा है, कौन सा कंपोनेंट लेना है, टेंजेंशियल कंपोनेंट लेना है। देखो पहले मैं आपको बात क्लियर करूं कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने कंपोनेंट फॉर्म करेगी तो वो हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर ही कंपोनेंट फॉर्म करती है, टेंजेंशियल जैसा कोई कंपोनेंट होता नहीं है। अगर होता तो जो चार्जेस हैं वो कभी स्टैटिक कंडीशन में नहीं, तो फिर हमारा वर्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूज होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं रह जाएगा। क्या बात समझ में आई? फिर तो चार्जेस पे अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट आए तो ये चार्जेस मूव कर सकेंगे, और मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, फिर वो स्टैटिक चार्ज नहीं रहेगा। फिलहाल उन्होंने बोला है तो हम इस पे काम करते हैं। तो हमने यहाँ से ड्रॉ कर ली है टेंजेंट, चलो आ जाओ टेंजेंट बनाते हैं। तो हमने एक टेंजेंट बनाई इलेक्ट्रिक फील्ड की है, दूसरी टेंजेंट बनाई इलेक्ट्रिक फील्ड की है, अगली टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की है, ठीक है। ऐसे हम हर जगह क्या कर रहे हैं, टेंजेंट फॉर्म कर रहे हैं। तो हमने ये सारे टेंजेंट्स बना लिए। ओके क्लियर है कैसे टेंजेंशियल टेंजेंट बनाए। अब उनके अकॉर्डिंग जो मुझे टेंजेंट का रिजल्ट बता के देना है कि वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। ओके अब देखो जरा एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई गई है जिसके बिना हम ये काम कर नहीं पाएंगे। क्या बोला गया है, देखो जब मैं बी वाला पार्ट कर रहा हूं ऐसे टाइम पे यूज द फैक्ट दैट वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑन अ क्लोज्ड लूप इज जीरो। जब मैं किसी क्लोज लूप पे काम कर रहा हूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड पे वर्क डन होगा उसका रिजल्ट जीरो होना चाहिए। मुझे वर्क डन के कॉन्सेप्ट से ये काम करके देना है। आइए अब ऐसी बात है तो बहुत आसानी से हम इस बात को कर पाएंगे। समझना मैं क्या कह रहा हूं। हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, वेक्टर E डॉट डी आर इज इक्वल टू dv, पढ़ रखा है सबने, ये सब पढ़ रखा है। ओके ओके अब जरा समझना इस बात को, यहीं से हमारा वर्क डन का कॉन्सेप्ट बनके तैयार होने वाला है। 2 लाइन की कहानी है सर ये। अगर मैं यहां से dv का टर्म ओपन करूं v, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। यही तो बात हुई, वर्क डन अपॉन चार्ज। और क्वेश्चन ने बोला है कि जो वर्क डन है यहाँ पे सरफेस पे जो मैं वर्क डन करूंगा उसका रिजल्ट कितना होगा, 0। ऐसे में दिस रिजल्ट गोना बी इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट कितना आया, 0 आया। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही, टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू हम dr गए और हमने कहा कि सर ये रिलेशन तो dv की इक्वल होता है, और जब मैंने इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dr विद रिस्पेक्ट टू dl टेंजेंशियल टर्म में करेंगे तो dv होता है मेरा वर्क डन अपॉन चार्ज, और वर्क डन तो 0 होता है। ऐसी कंडीशन में E का जो रिजल्ट आया 0 आया, यानी हर एक पॉइंट पे जब मैं इसका रिजल्ट लिखूंगा तो 0 0 0 0। यही तो हम बात कर रहे थे कि भाई कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट होता ही नहीं, होता तो फिर स्टैटिक वाली कहानी नहीं बनती। तो E का रिजल्ट जो 0 आया, यानी हर जगह 0 आया, तो हर जगह 0 हुआ तो मतलब कंटिन्यूअस ही हुआ ना, मतलब वैल्यू तो कहीं वेरिएट की नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। यही बात तो हमसे बोली गई थी कि शो करो भाई। देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला, शो दैट द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंटिन्यूअस फ्रॉम वन साइड ऑफ अ चार्ज सरफेस टू अनदर। सिंपल, शो कर दिया हमने इस बात को। क्लियर हुआ सबको? ओके ओके आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 पे क्या लिखा, अ लॉन्ग चार्ज सिलेंडर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा is surrounded by a hollow coaxial conducting cylinder. What is the electric field inside the space between the two cylinders? देखो एक आपके पास लॉन्ग सिलेंडर है लीनियर। अब देखो थोड़ा थोड़ा तुम्हें कहानी याद आएगी कि ऐसा कुछ तुमने पढ़ा था, ऐसा कुछ तुमने पढ़ के रखा है। एक हमारे पास सिलेंडर है और उस सिलेंडर पे क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे करके। फिर इसी सिलेंडर को एक दूसरे सिलेंडर की हेल्प से क्या किया गया है, कवर किया गया है। ये सेम एक्सिस पे कोएक्सियल बोला गया तो सेम एक्सिस होगी, कवर किया गया है।
और पूछा मुझसे जा रहा है कि वहां पे जो रिजल्ट होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्पेस, यानी यहां से मैं शुरू करूं तो इसके बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, यही रिजल्ट पे बात हो रही है। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी से ये वाली बात हो रही है। ओके, अब समझो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो गॉस थ्योरम में हमने एक एप्लीकेशन किया था लीनियर चार्ज डेंसिटी का, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बनके तैयार हो गया है यहाँ पे। आप क्या करो, सरफेस तक की डिस्टेंस को आप लेट कर लो आर। करने का तरीका आपको क्या बताया था कि आप यहां से एक सरफेस कट करो, ठीक है, यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जारी होगी वो कैसी होगी, बाहर की तरफ। जो ds हमने टर्म कट किया, ds वेक्टर भी सेम ऐसे ही होगा। एक यहाँ पे ds कट करोगे तो ds वेक्टर आपको ऊपर की तरफ मिलेगा, एक ds आप यहाँ कट करोगे तो ds वेक्टर आपको डाउनवर्ड मिलेगा। सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही आउटसाइड जाते हुए दिखेगी। सिंपल सी बात है, 3 सरफेस हो गई। याद आ रहा है, वैसा ही गॉस थ्योरम से हमने किया था, सेम वही कहानी यहाँ पे भी रिपीट करनी, कुछ बड़ा काम नहीं करना, सिंपल। ओके, अब जरा देखो, 2 टर्म हमारे जो है फ्लैट सरफेस के हैं और एक टर्म कर्व्ड है। फ्लैट सरफेस के साथ एंगल मेरा 90 बनेगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ से नेट रिजल्ट निकालो, यहाँ से अगर मैं कहूँ आपसे नेट रिजल्ट फाइंड आउट करो, तो नेट रिजल्ट आप कैसे निकालोगे? तो मैं कह रहा हूँ कि टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है, तो भाई 3 सरफेस से पास हो रहा है। वेक्टर E डॉट ds प्लस वेक्टर E डॉट ds प्लस वेक्टर E डॉट ds। ठीक है, मैंने बोला ये 1 है, ये 2 है और ये क्या है, 3 है। ये 1 है, ये 2 है और ये क्या है भाई, 3 है। अब जरा देखो 2 के साथ 1 और 3 का तो रिजल्ट सर 0 हो जाएगा, क्योंकि जैसे डॉट का टर्म ओपन करोगे क्या आएगा, cos 90, और cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो ये भी 0 हो गया भाई आपका, और ये भी 0 हो गया। अब आपके पास एक टर्म ही बचा है वेक्टर E डॉट ds का, ठीक है, जिसके बीच में एंगल कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। जैसे अगर मैं ओपन करूं तो मुझे रिजल्ट मिलेगा E ds cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस सरफेस पे चारों तरफ देखोगे तो कांस्टेंट ही आएगी। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को सर बाहर कर लिया, अंदर मेरे पास बचा है ds का इंटीग्रेशन करोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया आपको कितना मिलने वाला है भाई, तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया मिलेगा 2 पाई RL यानी लेंथ अगर मैं इसकी L लेट कर लेता हूं तो 2 पाई RL हो गया। क्लियर है? अब गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स का रिजल्ट होता है वो कितना होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। इनसाइड जितना चार्ज रखा हो डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैंने इसको इधर भेजने की कोशिश की। उससे पहले मैं Q को ओपन करूंगा। Q का टर्म जो मुझे देना है वो डेंसिटी के टर्म में देना है। तो कौन सी डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, लैम्डा इंटू L हो जाएगा। सर ये सब चीजें कैसे हो रही हैं, पहले से बताई गई हैं, सिखाई गई हैं, ठीक है, इसलिए आप पहले के लेक्चर्स देखिए। फिर लैम्डा इंटू L रखा हमने यहाँ से, अब ये L से L कैंसिल आउट हो गया और बाकी सारे टर्म उधर भेजो, तो मेरे पास बचेगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्या बात समझ में आई? और यही रिजल्ट मुझे यहाँ पे क्या करना था, शो करके देना था। दैट इज अवर रिजल्ट, सिंपल। ठीक है, बस वही समझो, गॉस थ्योरम को किसी अलग तरीके से पूछ लिया गया, जो एप्लीकेशन हमने पहले से करके रखा हुआ है। गेट इट? ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है मेरे पास, 18 क्वेश्चन है और बोला गया इन अ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 0.53 एंगस्ट्रॉम। कितने एंगस्ट्रॉम पे है भाई, 0.53 एंगस्ट्रॉम पे। पहले पार्ट में मुझे क्या करना है, एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन ईवी। ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टेकिंग द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट सेपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द प्रोटॉन। ठीक है, ओके, चलो सर इस पूरी कहानी को ऊपर ले जाओ और आओ समझते हैं, शुरू करते हैं अपने सॉल्यूशन को। तो क्या है हमारा सॉल्यूशन, समझिए। एक मेरे पास इलेक्ट्रॉन है और एक मेरे पास प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, प्रोटॉन पे चार्ज, दोनों सिंबल का फर्क है, तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस का होगा और इस पे प्लस का होगा। दोनों के बीच में गैप है 0.53 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब -10 ऑफ मीटर। मुझे बताना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको नोट करिए जल्दी से। क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, K Q1 Q2 बाय R। क्या होता है K Q1 Q2 बाय, K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 की वैल्यू क्या होगी, तो 1.6 × 10⁻⁻19 माइनस के साथ रखोगे और ये प्लस के साथ वैल्यू रख रहे हैं 10⁻⁻19 अपॉन में आइए R रखेंगे 0.53 × 10⁻⁻10। अब जरा समझना, क्वेश्चन ने मुझे कहा था कि जो एनर्जी देना वो आप किस में देना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर मैं यहाँ से कैलकुलेशन करता हूँ तो ये जो रिजल्ट मुझे मिलेगा एनर्जी का वो मिलेगा जूल में। तो जूल को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 × 10⁻⁹ में।
क्या बात समझ में आई? ओके तो सर दिस पार्ट और दिस पार्ट तो हमारा आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लिया जाए भाई। देखो ये माइनस का 10 ऊपर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा तो यहाँ 9 बचेगा माइनस का, और 9 प्लस 9 आपस में कैंसिल आउट के फिनिश, यानी पूरी पावर की कहानी खत्म हो गई है। 9 इंटू 1.6 पे चलते हैं तो 9 6 54, 4 गया सर, 5 कैरी हुआ, 9 1 9, 9 और 5 कितना हो गया तो 14 हो गया, तो 14.4 और अपॉन में मेरे पास बचा 0.53। ठीक है 0.53 को सॉल्व करते हैं तो 5 2 जाएगा 10। ठीक है तो 10 से कितना बचेगा 44। ये देखो यहाँ पे 3 भी है मेरे साथ ना, तो मैं अप्रॉक्स लेके चल रहा हूँ 44, तो 5 8 जब 40 होता है और 3 हम ले नहीं रहे हैं तो साथ में, तो कुछ अप्रॉक्स रिजल्ट मेरा बनना चाहिए यहाँ पे 0.53 और ये के पीछे तो 27 पॉइंट के अप्रॉक्स बन रहा है 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ये रिजल्ट आपका बन के तैयार होगा। कैसा रिजल्ट आ रहा है भाई, माइनस का रिजल्ट आ रहा है। कैसा रिजल्ट आ रहा है मेरा, माइनस का रिजल्ट आ रहा है। क्या सबको बात समझ में आई? कैसा रिजल्ट आ रहा है मेरा, यहाँ पे माइनस का रिजल्ट आ रहा है, तो ये ईवी का रिजल्ट आया। क्लियर हो गया सबको? ओके यहाँ तक हम पहुंच गए 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मेरा आ गया है आंसर। ठीक है ये मेरा आंसर कब आया, जब मैंने बोला है कि हम इसका जब कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं तो ये मान के चल रहे हैं कि जो टर्म मेरा इन्फिनिटी पे है वहां पे पोटेंशियल टेकन किया गया है कितने पे, 0 पे। ओके यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ सबको? ओके ठीक है अब आगे बढ़ते हैं तो अगला वाला पार्ट देखा जाए। आओ क्या है अगला पार्ट, जरा ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है व्हाट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन, what is the minimum work required to free electron given that its kinetic energy in the orbit is half। ऑर्बिट में कितनी एनर्जी, हाफ। किसका हाफ है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल का हाफ है। किसका हाफ है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल का। तो अभी हमने तो मैग्नीट्यूड तुरंत कैलकुलेट किया, तुरंत ही कैलकुलेट किया। ये देखो यू कैलकुलेट किया है आपने। आ जाओ चलो, एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है और मुझे उस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है। तो सबसे पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझ लो कि अगर किसी भी चीज को फ्री करना है, ठीक है, तो फ्री करने के लिए उस बॉडी पे जो नेट एनर्जी होनी चाहिए वो पहुंच जानी चाहिए कितनी, 0। कोई भी चीज बंधी होती है तो वो एक एनर्जी से बंधी होती है, बाउंड होती है, ठीक है, बाइंड कर दी जाती है। तो उतनी एनर्जी अगर मैं ला के उस पर दे दूं तो नेट रिजल्ट उस बॉडी पे कितना होना चाहिए, 0। जब 0 होगा मतलब वो किसी भी एनर्जी के इन्फ्लुएंस में नहीं है और वो क्या हो गया है, फ्री हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट है मेरा भाई, 0 तक पहुंचना चाहिए। ठीक है ओके अब बात करते हैं वो जो इलेक्ट्रॉन है उस पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो कहा इन्होंने पोटेंशियल एनर्जी का आधा, तो पोटेंशियल एनर्जी तुमने निकाली 27.2 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 13.6 आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो जरा माइनस का सिंबल, तो क्या काइनेटिक एनर्जी कभी मेरी नेगेटिव हो सकती है, क्या काइनेटिक एनर्जी कभी भी मेरी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। तो आंसर सर यहाँ का पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है सबको? ओके यहाँ तक डन बात हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी तो मैंने निकाल ली, अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब देखेंगे मेरे इलेक्ट्रॉन पे नेट एनर्जी कितनी होगी। तो नेट कैसे पता चलता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। मैंने आपसे कहा था कि नेट एनर्जी उस पे 0 होगी तभी वो फ्री होगा, तो पहले नेट एनर्जी निकाल लो। तो काइनेटिक पता कर लिया, पोटेंशियल पता कर लिया, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों को ऐड करिए तो लगभग हाफ की ही बात है, तो हाफ ही बचेगा। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिजल्ट मेरे पास बचा, वो भी किसका, माइनस का। अब जरा ध्यान से देखो, ये देखो रिजल्ट जो नेट एनर्जी का आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। ये नेगेटिव पता क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नेगेटिव सिंबल इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी से बंधा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी के लॉस में है। जब तक वो इस बात की भरपाई नहीं कर देगा तब तक वो फ्री नहीं होगा, यानी उसे इतना ही और एनर्जी देना पड़ेगा पॉजिटिव का, तब जाके वो फ्री होगा। तो अगर मुझे उसे फ्री करना है तो मुझे ई नेट उस इलेक्ट्रॉन पे कितना चाहिए, 0 चाहिए। तो 0 टोटल एनर्जी होनी चाहिए, तो उसमें मैं कितना ऐड कर दूं ताकि वही रिजल्ट आ जाए, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करोगे तो फाइनल आंसर आ गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। यानी इतना मैं इसमें ले जाके जोड़ दूं तो नेट रिजल्ट मेरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या बात सबको समझ में आई? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे हम किसी चीज को फ्री करते हैं, क्यों फ्री करते हैं, फ्री करने के लिए कितना जाना चाहिए एनर्जी। क्लियर हुई सबको बात? क्लियर हो गई सबको बात? ओके इस बात को नोट कर लो और चलते हैं हम अगले पार्ट में। ओके आते हैं, व्हाट इज द थर्ड पार्ट। देखा व्हाट आर द आंसर टू फर्स्ट to second above if the zero of potential energy is taken, zero of potential energy is taken at 1
1.06 एंगस्ट्रॉम सेपरेशन। अभी तक हमने याद है इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोला था कि जो जीरो पोटेंशियल एनर्जी वो कहाँ है, इन्फिनिटी पे। अब ये क्या है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी जो है 1.06 एंगस्ट्रॉम पे। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, ये जो टेकन वेकन वाली बात होती है ना कि यहाँ जीरो ले लिया वहाँ जीरो ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा समझो। देखो जब भी हम किसी चीज़ का कैलकुलेशन करते हैं ना, कोई भी चीज़ का रिजल्ट निकालते हैं, तो उसके लिए मेरे पास एक बेस होना चाहिए, एक बेस होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह दूं कि मुझे क्या करना, हाइट मेजर करनी, कोई हाइट मेजर करनी, तो हाइट मेजर करने के लिए कोई ना कोई बेस होगा ना। कहाँ से शुरू करोगे, कहाँ से 5 मीटर बता रहे हो, तो ग्राउंड से 5 मीटर बता रहे हो, आ रही बात समझ में, कोई तो बेस होगा। तो इसलिए मैं एक बेस लेके चलता हूँ, उस बेस को मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ अभी एनर्जी मेरी 0 है। फिर यहाँ से कुछ ऊपर मैं गया, कुछ ऊपर गया मैं, मान लो 0.53 एंगस्ट्रॉम गया, तो वहां मैंने एनर्जी क्या की, कैलकुलेट की। ये बात सबको समझ में आई। तो ये जो जीरो वाली बात है ये बताया गया था कि कितनी दूर है, इन्फिनिटी पे है। अब इन्होंने कहा कि इसी बात को हम बदलने जा रहे हैं। क्या बदलने जा रहे हैं, इन्होंने कहा कि अब ये जो जीरो है वो इन्फिनिटी पे नहीं है, वो कहाँ है, वो किसी डिस्टेंस पे, फाइन डिस्टेंस पे। कौन से डिस्टेंस है, तो उन्होंने बोला इस बार जो है वो हम आपको देंगे 1.06 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे। यहाँ आपका पोटेंशियल एनर्जी 0 है। समझ में आ रही बात। इससे पहले हम कहाँ पे थे, तो इससे पहले हम थे इन्फिनिटी पे, और अभी मेरा जो जीरो वाला रिजल्ट है वो खिसक के ऊपर आ गया है। इन्होंने कहा कि अभी जो तुमने ग्राउंड माना था जहां से हम जीरो लेट करके मेजरमेंट कर रहे थे, अब वो मैं सरफेस ही चेंज कर रहा हूँ, आपका बेस ही बदल दे रहा हूँ, मैं इसको 1.06 पे रख रहा हूँ। तो अब बताओ एनर्जी क्या होगी, ठीक है। तो अब एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे आते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। सबसे पहली बात कि पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट की डिफाइन नहीं होती है, हमेशा जो भी डिफाइन होता है वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इससे पहले जो आपने कैलकुलेशन किया वो भी चेंज इनका था, ये भी चेंज करेगा। कैसे डिफाइन होता है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, इनिशियल फाइनल का रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे एनर्जी, तो मैं इसको लिखूंगा u माइनस यू, एक बेस पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं पहले वाला फॉर्मूला बोलूं तो u इन्फिनिटी और फिर u 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब मैं जब इसको सेकेंड टाइम कैलकुलेट करने जा रहा हूं, तो अब मेरा जो बेस u इन्फिनिटी का हटा दिया गया वो कितना हो गया, 1.06 एंगस्ट्रॉम हो गया। मुझे अब इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट कैलकुलेट करके देना है। क्या बात सबको समझ में आ रही है, क्या बात सबको समझ में आ रही है। तो चलो देखो कैसे करेंगे। तो ये वाला रिजल्ट मुझे पता है, तो फॉर्मूला लिखते हैं k q1 q2 बाय r1 माइनस k q1 q2 बाय r2, ठीक है। जो चीजें सेम है बाहर ले लो, अंदर क्या बचा, r1 माइनस r2 बचा, ठीक है। यहाँ पे लिखा k q1 q2, अब 1 बाई r1 कहाँ पे, 0.53 पे, तो लिखा मैंने 0.53 एंगस्ट्रॉम, माइनस r2 कहाँ पे, 1.06 एंगस्ट्रॉम पे। तो एंगस्ट्रॉम वाला टर्म मैं यहाँ नीचे लिख ले रहा हूँ, -10 का, ठीक है, ओके। अभी समझो कि ये देखो ये 1.06 इसका जस्ट डबल है, ये इसका जस्ट डबल है, ठीक है। तो हाफ से हाफ माइनस करें तो लगभग जो रिजल्ट है वो डबल के अकॉर्डिंग बाहर आना चाहिए। यानी कितना बचेगा, k q1 q2 अपॉन में आएगा 1.06 इंटू 10⁻⁻10। ये आपका रिमेनिंग पार्ट यहाँ से आके बच गया। क्लियर हुई बात सबको समझ में, यहाँ तक ये हमारे पास आया। चलो अब सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, कहानी खत्म ही होने वाला। 9 इंटू 10⁻9 इंटू q1 की वैल्यू 1.6 माइनस 19 1.6 माइनस 19 डिवाइडेड बाई, ठीक है, एक वैल्यू माइनस में क्योंकि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन था तो माइनस रख दिया, 1.06 इंटू 10⁻⁻19 और मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी देनी है, तो उसके लिए हम डिवाइड करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो ये हमने सर कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। क्लियर हो गई सबको बात, सॉरी -19 नहीं -10, तो -10 ऊपर गया, ये 9 आपस में कैंसिल हुआ, फिर से पावर खत्म हो गई। और इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो जरा ध्यान से देखो, ये 1.006 है वो 0.53 का डबल है, यानी आंसर पहले आया था 27.2, तो उसका आधा कर दो तो कितना आना चाहिए, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो भी माइनस का। तो ये आ गई भाई तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी। क्या बात सबको समझ में आई, दिस इज योर एनर्जी नाउ अगेन, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके फाइंड आउट की है। समझ गए सब लोग, किसी को कोई दिक्कत परेशानी पीड़ा समस्या, यहाँ तक हमने इस बात को कर लिया, आंसर तो आ गया। लेकिन अभी इन्होंने पूछा क्या हमारी बात कंप्लीट हुई नहीं। इन्होंने कहा कि फर्स्ट और सेकंड का आंसर क्या होगा, अगर मैं ये चेंज करूं तो फर्स्ट और सेकंड का आंसर होगा। तो फर्स्ट का आंसर तो भाई कितना आ रहा था पहले 27.2, अभी कितना आ गया 13.6, तो हो गया। लेकिन सेकंड पार्ट में मैंने क्या कहता, तो सेकंड पार्ट वाली कहानी में था कि भाई काइनेटिक एनर्जी आधी हो जाती है तो उसे फ्री करने में कितना होगा, यानी यहाँ पे भी मुझे ये बात बतानी पड़ेगी कि अभी मुझे अगर फ्री करना है तो कितना काम करना पड़ेगा इस बात के लिए, ठीक है। क्या मुझे ये कैलकुलेट फिर से करके देना पड़ेगा, बिल्कुल करके देना पड़ेगा। जो सेकंड वाले पार्ट के लिए, तो सेकंड वाले पार्ट में आओगे तो तब की बार जो काइनेटिक एनर्जी आई थी वो u का आधा हो गई थी, ठीक है।
ऐसा था ये सरफेस पे, यहां से यहां तक खिसकाया गया, आधा था। अभी जरा देखो हुआ क्या है, अभी हमने बेस जो था वो उसको उठा के हम हाई एनर्जी पे चले गए, अभी हमने चेंज कर दिया है सरफेस को, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन को उठा के हम यहां तक लेके डिस्प्लेस करके गए, तो अभी काइनेटिक एनर्जी का जो रिजल्ट होगा वो कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। मतलब ये वाली कहानी काम नहीं करेगी। सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम चार्ज को, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को उठा के एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे लेके जा रहे हैं, हम शिफ्ट कर रहे हैं पूरा एनर्जी लेवल। और शिफ्ट करने में अगर वो मोशन में होगा तो ऐसा हो नहीं पाएगा, मतलब हमने उसको उठाया और ऐसा शिफ्ट किया, तो इस समय काइनेटिक एनर्जी का जो रिजल्ट है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग नेट एनर्जी पे। नेट कैसे बनेगी, K प्लस यू, तो K प्लस यू में ये तो 0 है सर, और ये हमने निकाला 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो भी कैसा, माइनस का। तो नेट एनर्जी तुम्हारे पास कितना है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मुझे अगर किसी इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है तो मैंने कहा था कि उस पर नेट कितना होना चाहिए भैया, 0 हो जाना चाहिए। नेट कितना होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो कितना काम कर दें, कितना ऐड कर दें इसमें कि ये रिजल्ट 0 हो जाए, तो प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दीजिए, तो बात बन जाएगी। क्या बात सबको समझ में? तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में ये चेंजेस प्रोड्यूस होंगे। क्या बात सबको समझ में आ गई है? रिपीट करके देखो, बार बार समझो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर होगी सबको बात? चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। आइए नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गए हैं। हाथ में कॉपी पेन लिए रहिए, कॉन्सेप्ट को समझते रहिए, बिल्कुल आंखें खुली रखिए, ठीक है। लिखते हैं, इफ वन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन ऑफ अ H molecules is removed, we get a hydrogen molecule ion H2+, ठीक है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया गया है। अगर ऐसा हम कर दे रहे हैं तो हमें एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिल रहा है H2+। इन ग्राउंड स्टेट ऑफ H आयन द 2 प्रोटॉन्स आर सेपरेटेड बाय रफली, दोनों प्रोटॉन्स को एक दूसरे से कितने गैप पे रखा गया, 1.5 एंगस्ट्रॉम के गैप पे रखा गया है। एंड द इलेक्ट्रॉन इज रफली 1 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम ईच प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन दोनों प्रोटॉन से कितना दूर है भाई, 1 एंगस्ट्रॉम। तो मुझे क्या बताना है, डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मुझे कैलकुलेट करके देनी है। क्या बात समझ में आई? स्पेसिफाई योर चॉइस ऑफ द 0 पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? शुरू करते हैं हम अपनी कहानी को। शुरू करें हैं सर हम अपनी कहानी को। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मेरे पास ये 2 प्रोटॉन है और इनके बीच में गैप है। इनके बीच में उन्होंने बताया कि हम कितना गैप रख रहे हैं, 1.5 एंगस्ट्रॉम का। वहीं पे एक मेरे पास इलेक्ट्रॉन है जो दोनों से कितना दूर है, 1 एंगस्ट्रॉम दूर है। यही कहा है क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, यही लिखा हुआ है। ओके, अब जब ऐसा सिस्टम एक बनके तैयार हो गया तो क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ इन लोगों ने मिलकर कितना पोटेंशियल एनर्जी बनाया है, इस सिस्टम का कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो बहुत सिंपल है सर, आइए लिखा जाए सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं इसको बोल रहा हूँ भैया 1, इसको मैं बोल रहा हूँ 2, और इन वाले भाई साहब को मैं बोल रहा हूँ 3। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखो। तो भाई किसकी किसकी पोटेंशियल एनर्जी 1 और 3 के बीच में होगी, ठीक है। 1 और 2 के बीच में भी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी और 2 और 3 के बीच में भी पोटेंशियल बनेगी। 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस को हम यूज करें, 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो 3 बार हमने रिजल्ट को ऐड कर लिया। क्लियर है? सबके फॉर्मूले में K होगा, कंफर्म है सर? तो बाहर कर लो। अब चलते Q1 Q2 को पुट किया जाए। तो भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन के लिए हम लोग रिजल्ट लेते हैं भाई Q1, और यहाँ पे हमने कितना लिया भाई Q2, ठीक है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? अपॉन में कितना लेंगे R, तो R देखो 1 और 3 की बात हो रही, तो 1 और 3 में मेरा एंगस्ट्रॉम कितना भाई, 1 एंगस्ट्रॉम है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है सर, प्लस लगाइए। 1 और 2 में चलिए, 1 और 2 में चलिए, तो ये है मेरा 1 और 2, तो लिखोगे भाई Q1 Q2 अपॉन में 1 और 2 का रिजल्ट कितना, 1.5। भैया ध्यान से समझता नहीं, Q1 Q2 और रिजल्ट यहाँ पे आया 1 एंगस्ट्रॉम। सब में एंगस्ट्रॉम का टर्म है, तो मैं एंगस्ट्रॉम का जो कन्वर्जन है वो बाहर कर रहा हूँ। क्लियर हो गया सबको, बात समझ में आ गई? ओके, अब थोड़ा सा और सर, पहले वाले में 1 और 3 है, तो एक प्रोटॉन है तो सर पॉजिटिव, दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव, सर यहाँ लगाइए माइनस। सेकंड वाले में चलिए 1 और 2 की बात हो रही है, 1 और 2 में दोनों प्रोटॉन है तो दोनों पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। 2 और 3 में आइए, 2 और 3 में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है तो सर लगाइए माइनस। क्या यहाँ तक सबको बात समझ में आई? और जो मैग्नीट्यूड है Q1 Q2 के वो तो सेम ही होंगे, वो तो सेम ही होंगे। सबको उठा के हम रखेंगे भाई बाहर, सारे रिजल्ट्स को हम उठा के कहाँ रखेंगे भाई, बाहर रखेंगे। चलो देखो ध्यान से, तो हमने सबके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग बाहर कर दिया है Q² अपॉन में 10 टू द पावर -10। अंदर जो बचा है वो लिखते हैं। तो भाई मेरे पास बचा है -1, एक -1 भाई ये वाला हो गया, और प्लस का ये बचा मेरे पास 1/1.5। कोई दिक्कत? ये हो गया -2, ठीक है। तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। लिखा मैंने -2 प्लस, क्या मैं इसको 3/2 लिख सकता हूँ? तो ये घूम के हो गया भाई 2/3। एलसीएम लेंगे तो 6
-6 + 2 यानी -4/3, यानी यहां से टोटल रिजल्ट आया -4/3। अब इसको ले लो आप अपने साथ, तो मेरे पास k³ में आया 10⁻⁻10। चलिए सॉल्यूशन किया जाए, आइए। तो -4/3 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई बाई q², तो 1.6 × 10⁻⁻19 का क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा, अपॉन में 10⁻⁻10 का रिजल्ट मेरे हाथों में लिखा हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। तो 3 से 3 हमने कैंसिल आउट कर दिया, 4 3 12 हो गया, माइनस इंटू 1.6, तो 16 16 का कितना होता है भाई 256 होता है, सबको पता है बात, 2.56 25, ठीक है, 256 का रिजल्ट आया मेरे पास। और चल तो पावर पे चलते हैं, तो देखो भाई पावर है 10⁻9 और यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो 10⁻2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -38, और अपॉन में आपने अभी कितना बचाया भाई 10⁻10 का रिजल्ट बचाया। क्या यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई? यहाँ तक कैलकुलेशन में किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या साफ साफ समझ में आ रहा है सर? ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलते हैं अब हम लोग, और 12 और 2.6 के कैलकुलेशन, सबसे पहले पावर को निपटा लीजिए। -10 की पावर ऊपर लेके जाओगे +10 हो जाएगा 19, यानी के पास पावर आ गई है 10⁻19। ओके, क्लियर है, यहाँ तक तो हम सर हो गया। अब देखो बचा मेरे पास बचा 12 × 2.56 एंड डिवाइडेड बाई कितना बचा भाई मेरे पास 10⁻⁻10 तो हो गया। अब जरा समझना, ये जो मुझे रिजल्ट देना है वो मुझे देना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मेरे पास हो गया भाई 1.6 × 10⁻19। ओ फालतू ही हमने कैलकुलेशन इतना कर डाला, क्या मतलब निकला, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्यूशन करता हूँ तो भाई देखो ये माइनस का 19 मेरे पास बचा ही था, -19 भी कैंसिल आउट हो गया, और ये 1.6 तो 2.6 यानी 1.6 से बचेगा भाई 12 इंटू मेरे पास बचा 1.6, इनको आपस में करते हैं भाई मल्टीप्लाई, तो 12 और 1.6 को मल्टीप्लाई कर डालो तो जल्दी से कितना हो गया भाई 160 और ये 32, 160 और 32 करोगे तो 192 के समथिंग आसपास है, यानी रिजल्ट आपका आना चाहिए 192, एक पॉइंट लगा दो तो 19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिजल्ट आपके पास आएगा, वो भी कैसा आएगा माइनस का। क्या बात सबको समझ में आ गई? कैलकुलेशन सबको क्लियर हुआ? गेट इट? आ रही बात समझ में? जल्दी से नोट करते चलें, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हमने क्वेश्चन नंबर 20 पे क्या लिखा, टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियाई ए एंड बी, ठीक है, दो कंडक्टर्स है भाई जिनकी रेडियाई ए और बी है, और उन्हें कनेक्ट किया गया है एक वायर से, 1 2, इसकी रेडियस ए ले लो, इसकी रेडियस ले लो बी, और इनको कनेक्ट कर दो भाई एक वायर से, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे क्या करना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट द सरफेस ऑफ द टू स्फीयर्स, दोनों के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो बताइए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी, ठीक है, ओके। दोनों, पहली बात तो समझो चार्ज है, ठीक है। अब चार्ज वालों की खास बात क्या होती है पहले ये समझ लो, ये देखो ये सब चार्ज है, इसके पास चार्ज है, इसके पास भी क्या है, चार्ज है। अब जैसे ही मैंने एक वायर से कनेक्ट किया तो ये दोनों लोग तब तक चार्ज को आपस में ट्रांसफर करते रहेंगे जब तक इनके बीच में पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं हो जाता। भाई चार्ज फ्लो क्यों करता है? पोटेंशियल डिफरेंस से फ्लो करता है, तो ये चार्जेस तब तक आपस में फ्लो करते रहेंगे जब तक दोनों के पोटेंशियल आपस में कांस्टेंट नहीं हो जाते। क्या बात सबको समझ में आ गई? ओके, तो मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि इनका पोटेंशियल पहले कांस्टेंट होना चाहिए, ए और बी में आपस कांस्टेंट हो गया, सिंपल। ओके, अब V का फॉर्मूला, अब देखो जरा, जो चार्ज एक दूसरे पे गया तो सब जिसने चार्ज स्टोर किया वो डिपेंड किस पे करता है कि उसकी कैपेसिटेंस कितनी कैपेसिटेंस है। क्या बात समझ में आई? तो V इज इक्वल टू क्या होता है भाई, Q/C होता है। तो पहले वाले पे चार्ज गया QA और उसका कैपेसिटेंस कितना हुआ CA, दूसरे वाले पे चार्ज कितना गया QB और उसका कैपेसिटेंस कितना हो गया CB। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? थोड़ा एक स्टेप और आगे चलो, तो मैं कह रहा हूँ भाई QA/QB इज इक्वल टू CA/CB। सर ये कर क्यों रहे जरा समझो, मुझे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R², यानी मुझे Q का रेशियो पता चल जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो बात बन जाएगी। और जरा ध्यान से देखो Q आ गया, समझ में आया? बात समझ में आया? ओके, अब ये आ गया कैपेसिटेंस पे। अब सरफेस के स्फेरिकल, ये समझो थोड़ी देर के लिए कि मेरे कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, तो कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है 4πε0A और यहाँ पे फॉर्मूला होगा 4πε0B, से तो सेम हो गया। क्या रिजल्ट मिला मुझे, A/B। तो जो रेशियो मुझे मिलेगा कैपेसिटर का, वही रेशियो मेरा किसका हो जाएगा भाई, चार्ज का भी हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से कहूँ तो QA/QB का रेशियो मुझे मिला है A/B। मिल गया सर, मिल गया, सिंपल चार्ज रेशियो मिल गया। ओके, अब इन्हें क्या चाहिए, तो इन्हें चाहिए भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। आओ निकालें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड EA/EB, फॉर्मूला क्या होगा भाई,
के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में फिर से लिखो के क्यू बाय आर स्क्वायर। अभी मैंने दोनों फॉर्मूले लिखे, अभी मैं फॉर्मूले को प्रॉपर लिखूंगा। क्या लिखूंगा? प्रॉपर के क्यू ए अपॉन में आर का मतलब डिस्टेंस, तो कितनी डिस्टेंस भाई दी है वहां पे? ए दी है। के क्यू बी, कितनी डिस्टेंस दी है भाई? बी दी है, तो बी का स्क्वायर हो गया। के से के तो तुम कैंसिल कर दो, मेरे पास रिजल्ट क्या बचा? क्यू ए अपॉन क्यू बी, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर ऊपर चला गया भाई, तो बी स्क्वायर यहाँ आ गया, ए स्क्वायर यहाँ आ गया। क्यू ए क्यू बी का रेशियो लिखोगे तो मेरे पास आया ए बाई बी, और यहाँ पे है मेरे पास बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सर एक एक टर्म हम कैंसिल कर दें, तो मेरे पास बचा कितना? बी बाई ए बचा। यानी जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो देखो मेरे पास साफ साफ मेरी आंखों के सामने लिखा हुआ है बी बाई ए। सिंपल, आ गया मेरे पास रेशियो। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, पीड़ा, समस्या? ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो क्या मुझे बस इतना ही बताना था या कुछ और भी बात करनी थी? तो उस पर बात करते हैं। आगे लिखा है यूज द रिजल्ट्स ऑब्टेन टू एक्सप्लेन व्हाई चार्ज डेंसिटी, व्हाई चार्ज डेंसिटी, कौन सी डेंसिटी? चार्ज डेंसिटी ऑन द शार्प एंड, ऑन द शार्प एंड पॉइंटेड एंड्स। पॉइंटेड एंड्स का मतलब क्या हो गया? ऐसा हो गया भाई, ये होते हैं हमारे पॉइंटेड एंड्स, ये वाले इन पॉइंटेड एंड्स पे। ऑफ अ कंडक्टर इज हायर देन दैट ऑन इट्स फ्लैटर पोर्शन। ये मेरा फ्लैटर पोर्शन है और ये मेरे पॉइंट्स हैं, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ की जो चार्ज डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी यहाँ के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है? तो वो मुझे रिजल्ट से बताओ। वो मुझे किससे बताओ भाई? रिजल्ट से बताओ। आओ देखो समझाते हैं, इस बात को मैं यहीं से समझाता हूँ, रिजल्ट से ही समझे। कैसे? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सरफेस पे लेके चलता हूँ मैं, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखूं तो आपको पता है चार्ज डेंसिटी के समय इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो कट गया सर, ए के लिए लिखा तो यहाँ ए लगा दो और यहाँ लगा दो बी, ठीक है। तो रिजल्ट जो सिग्मा ए और सिग्मा बी का तुम्हें मिलेगा वो कितना मिल रहा भाई? बी बाई ए मिला। क्या मिल रहा भाई? बी बाई ए। अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे तो वो कह रहा है जो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, यानी आर बड़ा करोगे। आर बड़ा करने का मतलब सर क्या हुआ? आर बड़ा करने का मतलब क्या हुआ सर? ये जरा देखो, इनवर्सली आया, वो कह रहा है अगर आर का टर्म ज्यादा बड़ा हो गया, अगर ये वाला टर्म ज्यादा बड़ा होगा तो सरफेस क्या होगा? ज्यादा फ्लैटर होगा। ऐसी कंडीशन में जो रिजल्ट है वो देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसको समझो, मैं कह रहा हूँ आर ज्यादा करते हैं, तो अगर मैं कोई फ्लैटर सरफेस बनाऊंगा, ज्यादा फ्लैटर सरफेस बनाऊंगा तो सिंपल सी बात है इसकी रेडियस बड़ी से बड़ी मिलेगी। और अगर मैं कोई पॉइंट इंड जैसा बनाऊंगा, ऐसे कोई पॉइंटेड इंड बनाऊं, सिंपल सी बात है रेडियस बहुत कम मिलने वाली, एकदम ना के बराबर छोटी होने वाली है। रेडियस का रिजल्ट कम होगा क्योंकि पॉइंटेड एंड्स, तो इसके अकॉर्डिंग मेरी डेंसिटी क्या होती है? डिपेंड करती है। क्या बात समझ गए? इसको दूसरी लैंग्वेज में तुम ऐसे समझ सकते हो कि मैंने तुम्हारे लिए कोई सरफेस बनाया और इस पे चार्ज स्टोर किया, तो देखो ये जो पॉइंट एंड्स है यहाँ पे चार्ज बिल्कुल क्लोज होंगे और यहाँ पे ज़्यादा जगह होने की वजह से चार्जेस बढ़िया दूर होंगे। तो इस जगह का जो डेंसिटी का रिजल्ट है वो इसके कंपैरिजन में क्या होगा? कम होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस बहुत ज़्यादा क्लोजली होंगे तो डेंसिटी भी क्या होगी? हाई होगी, और दूर होने की वजह से यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी? लो होगी। क्या बात समझ गए? सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा है? टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर लोकेटेड एट पॉइंट 0,0, माइनस ए एंड 0,0, ए। आप बता सकते हो ये किस एक्सिस पे है? लास्ट एक्सिस आ रही तो एक्स वाई जेड पे, वेरी गुड, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, दो चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू लोकेट किए गए हैं जेड पे। ओके, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द पॉइंट्स 0,0, जेड एंड एक्स वाई जेड। मुझे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और वहां पे मुझे कैलकुलेशन करना है, ठीक है, वहां पे मुझे सर क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। ठीक है, आ जाओ शुरू किया जाए सर। आइए, तो सबसे पहले क्या करो भाई, जेड एक्सिस पे चार्जेस रखो। तो ये रखा मैंने माइनस क्यू और ये रखा भैया मैंने प्लस क्यू, ठीक है। यहाँ पे हमारे चार्जेस रखे हैं, तो एक जो था वो माइनस ए पे था और एक जो था वो प्लस ए पे था, तो टोटल गैप कितना हो गया आपके बीच में? 2a। इलेक्ट्रिक डाइपोल बनके हमारा क्या हो गया? तैयार हो गया, वेरी गुड। अब इन्होंने पहला वाला पॉइंट क्या बोला है कि पहला वाला पॉइंट मुझे बताना है, और फर्स्ट पॉइंट क्या है? 0,0, जेड। अब जरा देखो, ये तो सर इसी के एक्सिस पे आएगा, यानी अगर मैं कोई जेड डिस्टेंस लेता हूं, मतलब मैं कोई पॉइंट लेता हूं उस एक्सिस पे, तो वो तो इसी के अलोंग जा रहा है, तो मतलब ये तो सर एक्सियल वाली कहानी होगी। ठीक है, हम डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं भाई? सेंटर से मेजर करते हैं, तो मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोल दे रहा हूँ? जेड बोल दे रहा हूँ। कोई दिक्कत परेशानी? सिंपल, ओके। अब हाफ पार्ट ए हो गया, यानी ये एक्सियल। अब तुम्हें एक्सियल का
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना हो तो भाई 2 लाइन में निकाल लोगे, बहुत सिंपल है। चलो कैसे निकालते हैं, तो मैं कहता हूँ वी नेट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 कहता हूँ। पहले वाले चार्ज की वजह से फॉर्मूला लिखो माइनस क्यू की वजह से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाय, और फिर अपॉन में क्या लिखोगे, आर का टर्म लिखोगे। आर मेरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, तो भाई Z और प्लस A, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा भाई Z प्लस A लिख दिया मैंने। फिर लिखूंगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर लिखूंगा Q बाई A, तो कितना हो गया भाई, यहाँ तक है मेरा रिजल्ट A और ये पूरा यहाँ तक है Z, तो कितना हो गया Z माइनस A। तुम्हें पता है कि क्या कॉमन होता है, तो मैं इसको K लिख रहा हूं और मैंने Q बाहर ले लिया है। अंदर मेरे पास क्या बचा हुआ है, तो मेरे पास भाई बचा है 1/z माइनस A, और माइनस क्योंकि माइनस का पार्ट है तो अंदर रख लेते हैं इसको, ये बचा Z प्लस A। आपको पता है आप एलसीएम लोगे तो Z प्लस A इधर जाएगा, Z माइनस A इधर आएगा, Z कैंसिल होगा, A प्लस का 2A बचेगा यहाँ पे, और अपॉन में क्या बचेगा, तो देखो एक ब्रैकेट में A माइनस B, एक ब्रैकेट में A प्लस B लिखा है, तो बचेगा Z स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। यानी अगर मैं यहाँ पे कहूँ फाइनली, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा KQ, और फिर मल्टीप्लाई में मेरे पास बचेगा 2A, और अपॉन में आया Z स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब Q और 2A को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास बचेगा KP अपॉन Z स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। यही हमारा रिजल्ट होगा। दिस इज अवर रेक्टिफायर, ठीक है। अब देखो उन्होंने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला कि जो डाइपोल है वो शॉर्ट है या फिर क्या है, तो कुछ नहीं बोला, तो आप यहाँ तक अपना रिजल्ट दे सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। बस ये जब रिजल्ट आप दोगे तो सिर्फ एक बात थोड़ा सा ध्यान रखना, वो क्या ध्यान रखोगे कि जो आपने Z वाला पॉइंट लिया है ना, वो आपने प्लस Q की तरफ से लिया है। आप माइनस Q की तरफ से भी तो ले सकते हैं। जब आप प्लस Q की तरफ से लोगे तो इधर का पोटेंशियल पॉजिटिव का स्ट्रॉन्ग होगा और माइनस वाला वीक हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में जो पोटेंशियल का रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर मैं यही वाला Z पॉइंट इधर ले लेता तो ऐसी कंडीशन में नेगेटिव का पोटेंशियल ज्यादा क्लोज होता, चार्ज ज्यादा क्लोज होता, तो यहाँ पे पोटेंशियल का ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता, इसका वीक हो जाता। ऐसी कंडीशन में जो रिजल्ट आता वो कैसा आता, नेगेटिव आता, ठीक है। तो आप चाहो तो इस बात को ऐसे भी रिप्रेजेंट करके दे सकते हो, प्लस माइनस। फिलहाल आपने डायग्राम बना के दिया, इस साइड में प्लस में लिखा है तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बात समझ गए आप, क्लियर, ओके। चलते हैं अब हम देखते हैं कि अब मुझे ऊपर क्या रिजल्ट चाहिए भाई। तो सेकंड वाला देखो पॉइंट क्या था, x, y, 0 क्या है, कहां पे चाहिए मुझे भाई, x, y, 0 पे चाहिए, ठीक है। और समझते हैं इस बात को भी। तो ये मेरे पास हो गई भाई z एक्सिस, ठीक है। चलो तुमको थोड़ा प्रॉपर और अच्छे से फील दिलाते हैं, तो इस बात को ऐसे समझो, इसको हटाओ। एक्सिस तुम बनाते कैसे, ऐसे बनाते हो, ठीक है, ओके। ये तुमने बना ली भाई z, तो ये हो गया माइनस z, ये हो गया तुम्हारा भाई प्लस z, ये तुमने बनाया x और ये तुमने बनाया y, ठीक है। यहाँ तक बात समझ गए। अब वो कह रहा है x और y प्लेन पे रिजल्ट मेरा आना चाहिए। अब जरा समझो, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ x और y प्लेन, ये है मेरा x और y प्लेन, ठीक है। ये अब इस x और y प्लेन पे ही मुझे रिजल्ट को फाइंड आउट करके आपके लिए देना है। मुझे कहाँ फाइंड आउट करके देना है, x और y पे। तो कहानी सर कुछ ऐसी हो जाएगी, कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी कि जो है कि ये सरफेस ऐसी हो गई, एक्स वाई प्लेन ऐसे हुआ, और z एक्सिस जा कैसे रही, बिल्कुल ऐसे, ऐसे यहाँ से, ठीक है। तो पूरे एक्स वाई पे मैं कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लो, एक्स वाई पे कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लो, ये पूरा पूरा जो सरफेस है, ये पूरा पूरा जो सरफेस है वो z एक्सिस के बाइसेक्टर पे है भाई। देखो पॉजिटिव z वाला जो पॉइंट तुम्हारा इधर है, माइनस z वाला इधर है, और ये वाला जो सरफेस है बिल्कुल बीचों बीच में। यानी कहानी कुछ ऐसी है भाई, ऐसे करके कुछ रिप्रेजेंटेशन हो गया, एकदम मिड पे पड़ा हुआ है, यहाँ इसको क्रॉस करते हुए जा रही है भाई। ये वाला जो टर्म है यहाँ पे, ये बिल्कुल इसको मिड से डिवाइड करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो तुम्हें कहीं पे भी पॉइंट ले लूँ, कहीं पे भी पॉइंट ले लूँ, वो इसके लिए बाइसेक्टर का ही काम करेगा। इसको देखो बिल्कुल यहीं से डिवाइड करेगा, कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लो, ये बिल्कुल बिल्कुल, ये अगर इधर पॉइंट हो गया माइनस z, ये हो गया प्लस z, तो ये जो प्लेन है वो ऐसे करके है, बिल्कुल ऐसे करके। अब इस प्लेन पे तुम कहीं पे भी कोई पॉइंट लोगे तो इसके बाइसेक्टर पे आएगा, और सर जब ये इसके बाइसेक्टर पे आएगा तो पता है आपको कौन सी कंडीशन बन जाएगी, आपको पता है कौन सी कंडीशन बन जाएगी, कंडीशन बन जाएगी इक्वाटोरियल वाली सर जाएगी। और आपको पता है इक्वाटोरियल पे जो रिजल्ट हम निकालते हैं पोटेंशियल का, वो कितना आता है, 0 आता है। बस यही बात हमको एक्सप्लेन करके देनी थी, सिंपल है। एक्स वाई प्लेन लोगे तो एक्स वाई प्लेन जो है वो z एक्सिस के परपेंडिकुलर आएगा, बाइसेक्टर पे आएगा, कोई भी पॉइंट लोगे और वहां पे फाइनल रिजल्ट मेरा पोटेंशियल का कितना आने वाला है, 0 आने वाला है, ठीक है। तो ये कहानी हमने सर आपको ऐसे समझा दी, क्लियर होगी बात सबको, ओके। आ जाओ अगले पार्ट पे, क्या लिखा हुआ है अगले पार्ट पे, ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ द पोटेंशियल ऑन द डिस्टेंस r ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन वेयर when r by a is much greater than of a। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम डिस्टेंस यहाँ पे लेने वाले हैं, जो हम डिस्टेंस लेने वाले हैं सर, वो a के कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है। तो यानी ये तो शॉर्ट डायपोल वाली कहानी होगी। शॉर्ट डायपोल वाली कहानी सबको याद है, क्या होता था शॉर्ट डायपोल में, सब याद है सर आपको,
ये देखो ऐसे लिया मैंने, ये लिया मैंने माइनस क्यू, ये मैंने ले लिया प्लस क्यू, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम ले लेते हैं, आ जाओ ज़रा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मैंने ले लिया ए, ये ले लिया ए, और यहाँ हमने कोई पॉइंट ले लिया पी, और जिसकी डिस्टेंस हम यहाँ से लेते हैं कितनी आर, और वो कह रहे हैं आर इज ग्रेटर देन ऑफ ए। ऐसी कंडीशन में मेरा पोटेंशियल का रिजल्ट क्या बनेगा? तो बार बार समझो घुमा के भाई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तुम फाइनल रिजल्ट निकालोगे तो मिलेगा तुम्हें के पी बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही मिलेगा। ओके ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आर का और ए का जो रेशियो है, आर और ए का जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन भाई कितना है? 1 है। इसका मतलब आर इज ग्रेटर देन ऑफ ए। तो ए को मैं क्या मान सकता हूँ? नेग्लिजिबल मान सकता हूँ। तो मेरे पास जो आंसर बचेगा वो के पी बाय आर स्क्वायर बच जाना चाहिए। सिंपल, खत्म होगी बात। क्लियर हो गया? ओके चलो अगले पार्ट को देखा जाए। अगले पार्ट को देखा जाए कि क्या करना है मुझे नेक्स्ट पार्ट में। अगले पार्ट में लिखा हुआ है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग, हाउ मच वर्क इज डन मूविंग अ स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट 5,0,0, 5 मतलब क्या हो गया भाई? x पे, और ये हो गया माइनस x पे। तो अगर मुझे कोई एक टेस्ट चार्ज 5 से -7 तक लेके जाना है, नहीं x से -x तक लेके जाना है लॉग x एक्सिस, तो कितना वर्क डन होगा? तो कितना वर्क डन होगा? आओ जरा इसको ऐसे निपटाते हैं, बगल में निपटा देते हैं, बहुत ऊपर नीचे हो गया। तुम्हारा डाइपोल कहाँ है भाई? ठीक है, तुम्हारा डाइपोल कहाँ है? यहाँ पे इसके अबाउट में x एक्सिस कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी, बिल्कुल 90 डिग्री पे। यहाँ तुम्हारा जो टर्म है वो है 5,0,0 और इधर तुम्हारा मान लेते हैं -7,0,0। तुमको एक छोटा सा टेस्ट चार्ज लेना है, एक छोटा सा टेस्ट चार्ज लेना है और इस पाथ पे मूव कराना है। अब तुम कैसे भी मूव कराओ, देखो जरा ध्यान से, तो तुम z हो पे हो और ये x वाला टर्म है, ये z वाला है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तुम 90 डिग्री पे काम कर रहे हो, यानी इक्विपोटेंशियल यानी इक्वाटोरियल लाइन पे काम करो। और इक्वाटोरियल लाइन पे जो तुम्हारा पोटेंशियल होता है वो कितना होता है भाई? 0 होता है। अब वर्क डन का फॉर्मूला, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा? v इंटू क्यू बनेगा। v तो तुम्हारा 0 है, तो वर्क डन भी कितना होगा? 0। यानी इस लाइन पे तुम कोई भी काम करो, रिजल्ट कितना होगा? 0 ही होगा। ठीक है, ओके सर, ये बात भी समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं। ओके, कुछ और भी पूछा है क्या? देखो क्या पूछा गया, कह रहा डज द आंसर चेंज इफ द पाथ ऑफ टेस्ट चार्ज बिटवीन द सेम पॉइंट्स इज नॉट अलोंग द एक्स एक्सिस। इज नॉट अलोंग द एक्स एक्सिस का मतलब क्या है कि मैं जाऊं 5 से और पहुंचू -7 पे, लेकिन मैं x एक्सिस के अलोंग ना जाऊं, मैं चला जाऊं x से y चला जाऊं, फिर z चला जाऊं, फिर y चला जाऊं, लेकिन जाते जाते फाइनली मैं पहुंचू वहीं पे। तो ऐसी कंडीशन में क्या जो मेरा आंसर है वो बदल जाना चाहिए? क्या मेरा जो आंसर है वो बदल जाना चाहिए? क्या कह रहे हैं? क्या आपको ये बात समझ में आई? वो कह रहे हैं कि अभी तक तो मैं ऐसे आया, लेकिन अब मैं ऐसे नहीं आऊंगा, अभी मैं x से चला जाऊंगा भाई, y पे चला जाऊंगा, फिर y से मैं वापस x पे चलाऊंगा, फिर मैं z पे चला जाऊंगा, फिर मैं x पे आऊंगा, फिर मैं y पे जाऊंगा, फिर 7 पे पहुंचूंगा। तो कह रहे हैं कि आंसर बदल जाएगा, तो हम कहेंगे भैया नो बदलेगा। क्यों? क्योंकि जो वर्क डन होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वर्क डन होता है, वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, इसलिए वर्क डन में नो चेंज। लिख लीजिए इस बात को भी, वर्क डन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, इनिशियल और फाइनल से ही मतलब है। क्या बात समझ में आई सर? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या लिखा है? कह रहे हैं नीचे एक फिगर दिया गया है, बढ़िया सा समझाया गया है और इसे बोला गया है क्वाड्रुपोल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 में बिलो शोज अ चार्ज एरे नोन एज एन इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल। देखो 4 चार्जेस हैं, 1 2 3 4, क्वाड्रुपोल बोला जाता है इन्हें। फॉर अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ क्वाड्रुपोल ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन आर इज मच ग्रेटर देन ऑफ ए, क्वांटिट्यूड रिजल्ट विद दैट ड्यू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक मोनोपोल। डाइपोल और मोनोपोल से कंपेरिजन करना। ठीक है, इन्होंने कहा इसकी वजह से एक्सिस पे तुम पोटेंशियल पता करो, जो तुम्हारे पोटेंशियल का आंसर आए उसको डाइपोल के पोटेंशियल और मोनोपोल के पोटेंशियल से क्या करो? कंपैरिजन कर दो, कंपेयर करके बता दो भाई। चलो शुरू करें अपनी कहानी को। देखो इसमें बहुत धैर्य के साथ काम करना है। एक इंपॉर्टेंट बात उसको जल्दी से नोट कर लो। क्या है इंपॉर्टेंट बात? कि जो इसका इलेक्ट्रिक होता है, इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है, क्वाड्रुपोल मोमेंट जो होता है, वो क्वाड्रुपोल मोमेंट होता है तुम्हारा a स्क्वायर, यानी उसकी जो डिस्टेंस होती है, और मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई बाय द चार्जेस, ये रिजल्ट होता है उसका। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे p से डिनोट करूंगा जब मुझे कैलकुलेशन अपना फर्दर आगे रखना होगा, कैलकुलेट करना होगा। ठीक है,
ओके, शुरू करें हम अपनी कहानी को। आज बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। कहाँ पे चाहिए भाई? वहाँ पी पे चाहिए नेट पोटेंशियल। तो लिखो इस प्लस क्यू की वजह से वहाँ के लिए लिखो, तो लिखोगे के क्यू अपॉन में आर। तो कितनी डिस्टेंस है? आर यहाँ तक है, ये ए हो गया, तो आर प्लस ए हो गया, सिंपल। फिर माइनस क्यू चार्ज की वजह से लिख रहा है, इसलिए माइनस लगा दिया मैंने। इसकी डिस्टेंस कहाँ तक है? आर तक है। फिर माइनस क्यू दोबारा आर तक है। इस प्लस वाले की लिखो तो भाई प्लस क्यू और डिस्टेंस कितनी? आर माइनस ए लिखी। देखो टोटल यहाँ तक आर, ये बची तो आर माइनस ए। आ जाओ, तो सब में के लिखते हैं पहले, के तो मैं भूल गया। सब में के क्यू है तो के क्यू उठा लो बाहर। क्या क्या बचा अपने? आर प्लस ए बचा, माइनस 1/r माइनस 1/r और प्लस अपॉन में क्या बचा? आर माइनस ए बचा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, कैलकुलेशन आगे बढ़ाएं, बिल्कुल बढ़ते हैं। अगली लाइन में देखो क्या है, के क्यू और अब हमें एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो देखो ये आर आर है तो 2 कर लेते हैं इसको। मैं एक और स्टेप अच्छा लिख देता हूँ, -2/r माइनस 1/r माइनस ए। यहाँ तक सबको बात समझ में आई? क्या यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, देखो चलो अब सिंपल सा क्या करना, सबका एलसीएम ले लो। बहुत तो देखो ये r माइनस ए आर प्लस ए हो गया, तो r प्लस ए और ये लिखा मैंने r माइनस ए का। ठीक है, आपस में टर्म ले लिया ये और यहाँ पे आया r। अब जो जिसके पास नहीं है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो r माइनस ए यहाँ पे r बचेगा -2। यहाँ पे ये दोनों टर्म नहीं तो मैं लिख रहा हूँ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस है, तो ये वाले के पास टर्म में ये नहीं है तो मैंने लिखा r प्लस ए और r। ठीक है, बस इससे धैर्य के साथ थोड़ा करते जाना और कुछ है नहीं इसमें, केवल कैलकुलेशन है थोड़ा। आर स्क्वायर माइनस ए आर माइनस 2r स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ए आर। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। ये ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा और एक में बचेगा मेरा r। अब ज़रा देखो मेरे पास कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ए आर कैंसिल हो रहा है। आर स्क्वायर 2r हो जाएगा, तो ये माइनस का 2r हम ले डूबेंगे सर। तो मेरे पास बचा के क्यू और यहाँ पे बचा 2a स्क्वायर और अपॉन में देखो क्या बचा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे बचा मेरे पास r। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखो उन्होंने क्या बोला हमसे, उन्होंने हमें बताया कि r का जो रिजल्ट है वो a से काफ़ी ज़्यादा, यानी a के कंपैरिजन में, सॉरी r के कंपैरिजन में a का जो टर्म है वो क्या है? बहुत कम है, तो नेग्लिजिबल लेट कर लोगे जैसे आप हर बार करते हो। ठीक है, तो कर लेते हैं। अब देखो ये देखो के क्यू स्क्वायर वाली कहानी बन गई भाई। तो देखो यहाँ पे आ गया मेरे पास 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई क्यू। थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में आपसे बात की ही थी। अब यहाँ से मैं क्या करना है, a को गायब कर देता हूँ, तो आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई आर, तो कितना बचा? आर क्यूब। और तो आगे मेरे पास क्या बचेगा? के। और ये वाला टर्म को मैं क्या बोलने वाला हूँ? डाइपोल के लिए बोलने वाला, तो मैं किसी और सिंबल से, चलो पी से ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, डाइपोल के लिए पी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं क्वाड्रिपोल के लिए भी पी से रिप्रेजेंट करके आपको दे रहा हूँ। तो के पी बाई आर क्यूब बन गया। ठीक है, क्या बन गया भाई? के पी बाई आर क्यूब। ये रिजल्ट तुम्हारा पोटेंशियल का बन के तैयार हो गया। अब उन्होंने कुछ बात और कही थी, कहा था कि मोनोपोल डाइपोल इन सबसे आप क्या करोगे? कंपेयर करोगे। तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है? आ जाओ। डाइपोल के लिए जब तुम रिजल्ट लिखते हो तो तुम्हारा क्या बनता है? के पी बाय आर स्क्वायर बनता है। किसी मोनोपोल से तुम लिखना चाहो तो मोनोपोल से लिखोगे तो भाई तुम्हारे लिए क्या बनेगा? तो के पी बाय आर बनेगा। ऐसा ही तो होता है, मोनोपोल से तुम्हारा रिजल्ट के पी बाय आर बन जाएगा, डाइपोल से तुम्हारा के पी बाय आर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तुम मतलब समझो मेरी बात को। तो अगर मैं इसको किसी से कंपेयर कर रहा हूँ सिंपल से, तो अभी जो मैं यहाँ पे फॉर्मेशन करूँगा तो तुम्हारा टर्म क्या आया है? तो तुम्हारा टर्म आया v = प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। उसके लिए क्या आएगा? आर स्क्वायर। और मोनोपोल के लिए क्या आएगा? 1/r आएगा। सिंपल, यही था कॉन्ट्रास्ट। कहाँ कर दिया कंपैरिजन? समझ में आई बात सबको? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे क्वेश्चन नंबर 23 पे, एन इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन रिक्वायर्स अ कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैराड इन अ सर्किट अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलोवाट। ओके, एक इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है जिसको कितना कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड है? 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड है किसी सर्किट में, और किसके अक्रॉस उसको लगाना है भाई? 1 किलोवाट के अक्रॉस लगाना है। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोफैराड आर अवेलेबल टू हिम। उसे कितने? 1 माइक्रोफैराड के बहुत सारे कैपेसिटर अवेलेबल हैं, each of which can withstand a potential difference of not more than 400 वोल्ट।
और वो जो है वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा सकता है, 400 वोल्ट से ज़्यादा नहीं लगा सकता, ठीक है। सजेस्ट अ पॉसिबल अरेंजमेंट दैट रिक्वायर्स अ मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। ओके ओके, पूरी कहानी समझो। क्या है कहानी में कि एक टेक्नीशियन को 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस चाहिए, किसके अक्रॉस, 1000 वोल्ट के अक्रॉस, ठीक है। अब चैलेंज क्या आया कि उसके पास 1 माइक्रोफैराड के तो बहुत सारे कैपेसिटर भरे पड़े हैं। दिक्कत है कि वो 400 वोल्ट से ज्यादा की सप्लाई नहीं दे पा रहे। ऐसी कंडीशन में मुझे ये दोनों चीजें कवर करनी है, मतलब मुझे ये रिक्वायरमेंट है और मेरे पास ये है सर चैलेंज कि इससे मैं यहां तक कैसे पहुंचूं और इसको मैं इसमें कैसे करने का, ये हमारा चैलेंज है। क्वेश्चन ने कहा कि एक ऐसा अरेंजमेंट बनाओ जिसमें कम से कम कैपेसिटर लगे और हमारी बात भी बन जाए, ठीक है। तो चैलेंज तो इन्होंने सर दे दिया है, और दे दिया है तो सर चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो चलो कर लेते हैं भाई चैलेंज को एक्सेप्ट, होता ही एक्सेप्ट करने के लिए, करो। समझो बात को। अब मैं सीरीज और पैरेलल की कहानी का गेम खेलूंगा, ठीक है। कहानी को बहुत समझे से समझिए। हमसे कहा भैया 2 माइक्रोफैराड बना दो, 1 के हैं, तो कैसे बनाओगे, बहुत सिंपल है, 1 + 1 जोड़ दो, 1 + 1 जोड़ दो, 2 बन गया। ये किसका फॉर्मूला होता है, पैरेलल का। पैरेलल में C + C सीधे सीधे जुड़ता है, तो 2 माइक्रोफैराड तो तुम बना दिए। लेकिन पैरेलल में दिक्कत क्या है कि जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी 1 माइक्रोफैराड का 400 तो दूसरे का भी 400, भाई ऐसे ही तो जोड़ोगे, एक के ऊपर एक, ये 400 तो ये भी 400, ये भी 400, तो पोटेंशियल तो नहीं बढ़ा। 2 माइक्रोफैराड तो तुम बना दी, खट से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पोटेंशियल तो 400 है, हमको 1000 पहुंचाना है, दिक्कत है। यानी पैरेलल में कहानी नहीं बनेगी। सीरीज में जरा सोचो, तो सीरीज में क्या होता है, 1 बाई 1 बाई करके चलता है, लेकिन पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो हम किसी तरह से अगर कैपेसिटर को जोड़े तो पोटेंशियल 1000 पहुंचा सकते हैं। क्या बात सबको समझ में आई, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, मैं कहता हूं, मैं मान लेता हूं n नंबर्स ऑफ हमको कैपेसिटर लगेंगे 1 माइक्रोफैराड के, और उससे मुझे कितना बना देना भैया, 1000 वोल्ट बनाना है। तुम्हारा जो कैपेसिटर है वो कितना बनाता है भाई, वो मेरा 400 बनाता है, तो उससे डिवाइड कर दो तो नंबर पता चल जाएंगे कि 400 वाले कितने लगा दे ताकि 1000 बन के तैयार हो जाए, ठीक है। तो ये 2 0 कैंसिल आउट किया, कितना आया भैया, 2.5 आया। अब देखो कैपेसिटर 2.5 आधा अधूरा तो होगा नहीं, तो इसको पूरा पूरा तुम मानो 3, यानी अगर मैं 3 कैपेसिटर सीरीज में लगा दूं तो मैं जो है 1000 वोल्ट को कवर कर सकता हूं। ओके ठीक है, एक रिक्वायरमेंट हमने पूरी कर दी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। लेकिन क्या हम कैपेसिटर वाली भी रिक्वायरमेंट पूरी कर पाए, क्या हम 2 माइक्रोफैराड बना पाए या नहीं बना पाए, आओ इस बात को देखिए। तो सीरीज का फॉर्मूले में 1/C equivalent = 1/C1, तो 1 था, 1 के भैया हमने 3 जोड़े, तो क्या आया 3/1। सर रेसिप्रोकल करो तो कितना आया 1/3 माइक्रोफैराड। तो सर ये वाली बात अभी पूरी नहीं हुई, ये 1/3 माइक्रोफैराड ही है, हमको चाहिए 2, हमको चाहिए 2। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात सबको समझ में आ गई, वेरी गुड। अब आगे समझते हैं। तो क्या मैं और यहाँ पे जोड़ दूं 1/1 और जोड़ दूं तो क्या बात बनेगी, नहीं सर नहीं। अगर मैंने और जोड़े सीरीज में तो पोटेंशियल 1000 को क्रॉस कर जाएगा, मुझे पोटेंशियल 1000 ही रखना है। अब मुझे कैपेसिटेंस बढ़ाना है, पोटेंशियल नहीं बढ़ाना है। तो अगर मुझे कैपेसिटेंस बढ़ाना है यानी पोटेंशियल कांस्टेंट रखना है, ऐसा अरेंजमेंट बनाना है, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, पैरेलल में जाना पड़ेगा। क्योंकि पैरेलल में जब मैं कॉम्बिनेशन करता हूँ सर, तो जब मैं पैरेलल में कॉम्बिनेशन करता हूँ तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पोटेंशियल मेरा कांस्टेंट रहता है। अब जरा समझना, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर और तीसरा कैपेसिटर, ये तुमने लगा दिया, ठीक है। और इससे तुम जो कवर कर रहे हो वो 1000 तो कवर कर दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका जो सम है वो तुम केवल कवर कर पा रहे हो कितना, 1/3। और तुम जोड़ सकते नहीं हो, नहीं तो 1000 ज्यादा हो जाएगा। यानी अब जो अरेंजमेंट है वो नीचे की तरफ ही बनेगा पैरेलल में। तो अब पैरेलल में जब भी जितना जोड़ोगे वो सब 1000 ही रखेंगे। और 1000 रखने के लिए मेरे पास कंडीशन क्या है कि मुझे जो अरेंजमेंट बनाना है वो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। यानी कितने पैरेलल और लाइन जोड़ दें इन 3 वाली कि मेरा रिजल्ट 2 माइक्रोफैराड पहुंचे। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या मेरी बात समझ में आई। 1 की बात नहीं करेंगे, अगर तुम 1 जोड़ोगे तो भाई 1 तो 400 ही लेके बैठेगा, तुम्हें 1000 ही बनाना है। तो 1000 वाली लाइन बनाने के लिए तुम्हारे पास 3 कैपेसिटर हर एक लाइन में होना चाहिए, समझ गए। और उनमें कितनी लाइन हम जोड़ दें ताकि मेरा रिजल्ट जो है वो 2 माइक्रोफैराड पहुंचे, 2 माइक्रोफैराड पहुंचे। बहुत सिंपल है, आओ देखो कैसे। तो हम कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि कितनी लाइन जोड़ दी जाए सर, कितनी लाइन जोड़ दी जाए 1/1/3 वाली, कितनी लाइन जोड़ दी जाए 1/3 1/3 1/3, फिर प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 की कितनी लाइनें जोड़ दी जाएं ताकि नंबर्स बन जाए।
तो मान लेते हैं कि हम m लाइन बनाएंगे भाई, m पैरेलल लाइंस बनाएंगे, और इसका जो टोटल टारगेट होगा वो मेरा कितना ले जाना होगा, वो मेरा होगा 2 माइक्रोफैरड बनाना होगा, ठीक है। और 1/3 माइक्रोफैरड के कितने जोड़ दें, तो मेरा जो आंसर आना चाहिए वो m/3 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड आएंगे। माइक्रोफैरड से माइक्रोफैरड खा जाओ, m इज इक्वल टू कितना आ जाए, तो 3 2 जा 6 यानी 6। m की कितनी लाइन बननी चाहिए, 6 लाइन बनाओ m की, तब तुम्हारी बात बनेगी। कितनी लाइन बनाओ m की, 6 लाइनें बनाओ, ठीक है। तो यहां से मुझे कितनी लाइन बनानी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5 और 6। हर लाइन में कितने, 3 3। कितने हो गए भाई, 6 टोटल लाइन है, सब में 3 3, कितना हो गया, 6 3 18। 18 कैपेसिटर हमको लगेंगे भाई। इस अरेंजमेंट में मुझे कितने लगेंगे, 18 लगने वाले हैं भाई, तब जाके मेरी बात बनेगी। 1 2 3 4 5 6, ऊपर वाला छोड़ दो, मुझे हमने पहला बनाया उसको छोड़ दो, यहां से काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6, इतने लगेंगे। उस सब में 3 3 का होगा 18। इतने कैपेसिटर लगेंगे, तब जाके मेरा 2 माइक्रोफैरड भी कवर हो जाएगा, और जो रिजल्ट है वो 1000 वोल्ट भी कवर होगा। क्या बात सबको समझ में आई, मजा आया। चलो बढ़िया क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जल्दी से कहानी को कवर करते हैं। क्वेश्चन को बहुत लंबा नहीं ले जाएंगे क्योंकि आपका वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो 1 2 क्वेश्चन और आगे बढ़ेंगे। हिम्मत के साथ आगे बढ़िए, लगे रहिए जम के, क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट सब नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 24 में आगे क्या लिखा, व्हाट इज द एरिया ऑफ प्लेट ऑफ अ 2 फैरड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन दैट द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 0.5 सेंटीमीटर। कैपेसिटर में भैया स्पेलिंग का गलत कैसे लिख दिया, ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं भाई एरिया बताओ, फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D, सबने पढ़ा है, बहुत सिंपल से। एरिया चाहिए, लो एरिया, दौड़ के लो भैया एरिया, तो लिखो C इंटू डी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। C कितना है, C कितना है, कितने का चाहिए, 2 का चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। D बोलो कितना है, D कितना है, D 0.5 का सेपरेशन, सेंटीमीटर है तो -2 लिखो भैया, और एप्सिलॉन नॉट कितना लिखोगे, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ये बच्चों वाला कैलकुलेशन आप नहीं कर पाओगे, 5 2 10 हो गया 1, हो गया ये 1 हो गया, ये -12 ऊपर गया प्लस का 12, यहाँ से 2 बचेगा, 10 की पावर 2 बचेगा। एक जरा इनसे 10 ले लेते हैं, तो देखो 10/10 और 8.85 ले लेते हैं। आओ डिवाइड करें, तो तुमको पता 8 1 जा 8 टाइम्स जाएगा, ठीक है, तो 8 1 जा 8 टाइम्स गया, ठीक है। क्या बचा होगा यहाँ पे, 0.85 है तो 0.13 आसपास बचा, यानी 10 के अप्रॉक्स फिर से जाने, यानी फिर से 1 ही जाएगा तुम्हारा, फिर से 1 ही जाएगा। चलो साथ में वीडियो पॉज करो, कैलकुलेट करो, वीडियो पॉज करो, कैलकुलेट करो भाई। 1.1, ठीक है, और 1.35 कर लेते हैं हम भी, आप भी करो। 8.8, ठीक है, 1 टाइम्स गया तो भाई यहाँ पे आया भाई मेरे पास 8.8 का टर्म आया, और मेरे पास कितने बचेगा, यहाँ पे 2 बचा, और मैंने यहाँ से कैरी दे दिया था 1.2, और फिर से मैंने 1 टाइम्स लेके गया मैं यहाँ पे 8.8, तो अभी मेरे पास कितना बचा, 4 इधर से कैरी किया मैंने, ठीक है, तो 4 4 3 12 42, ठीक है, तो ये मेरे पास जाएगा 3 टाइम्स, क्लियर है, 32 32 हो गया, और 1.13 इंटू 10 टू द पावर के अप्रॉक्स में ही मेरे पास जो रिजल्ट बच रहा है वही बचेगा, ठीक है। क्या बात सबको समझ में आई, तो यहाँ से 10, ये बचा था 2, यहाँ पे 10 था मेरे पास, 1 10 हमने इनको दे दिया, तो हमारे पास कितना बचा था, यहाँ पे 9 बचे था, मेरे पास 9 बचा था यहाँ पे, ठीक है, 10 टू द पावर 9, ये समथिंग मेरे पास कुछ आंसर आया भाई, दैट इज अवर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समस्या, यहाँ तक मेरा आंसर है 1.13 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। बहुत बड़ी बात है भाई, 2 फैरड को अगर मुझे चाहिए तो देखो कितनी बड़ी प्लेट जा रही, मीटर स्क्वायर में जा रही। किलोमीटर में अगर बदलोगे ना इसको, किलोमीटर बदलोगे, खाली 2 0 किनारे कर दो, इनको जरा 3 दे दो, तो देखो इसको मैं तुमको दिखाता हूँ कि कितनी बड़ी प्लेट बनेगी, बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी, मतलब ये चार्ज बहुत ज़्यादा बड़ा है, ऐसे समझो। 3 0 इनसे निकालो तो 1 1 3, एक और 0 दे दो तो 1130 हो गया, और ये बचा 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर। पता है ये 10 की पावर 6 1 मीटर में कितने किलोमीटर, 10 की पावर 3, तो ये हो गया 1130 इंटू, ठीक है। तो अगर मैं इसको भी मीटर स्क्वायर से किलोमीटर में बदलना चाहूँ तो ये जो पूरी प्लेट है ना, ये किलोमीटर बन गई भैया। इतनी बड़ी प्लेट चाहिए तुमको, 1130 किलोमीटर स्क्वायर का इतना बड़ा प्लेट लेके आओगे तो 2 फैरड तुम स्टोर कर पाओगे। सोचो जरा कितना बड़ा चार्ज होता है फैरड। आइए बढ़ते हैं अगले पे, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ गए हैं। चलो बस यही इतना ही क्वेश्चन करेंगे, लास्ट है ये, लास्ट से क्वेश्चन है, बस इतना करेंगे, बाकी अगले वीडियो में लेके आएंगे। चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं, जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। क्या चाहिए भाई, कैपेसिटेंस चाहिए, दौड़ के बता दोगे। फॉर 300 वोल्टेज सप्लाई डिटरमाइन द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। कहा चार्ज और वोल्टेज भी भाई सारे कैपेसिटर के बीच में बता दो। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बना दिया, अरे चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आओ करते हैं।
क्या करना है सर हमको, क्या करना है हमें बताना नेट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 लाइन में बता देंगे। ये वाला देखो सीधी लाइन में दिख रहा है, सीधी लाइन में दिख रहा है C2 C3 किस में है, तो C2 और C3 भैया किस में दिख रहे हैं आपको, सीरीज में दिख रहे हैं। तो सीरीज का फॉर्मूला लगाओ 1/C2 प्लस 1/C3, 1 बटे कितना हो गया 200 प्लस 1 बटे कितना हो गया 200 और करोगे कितना तो 2/200, सर इन्वर्स कर दो घुमा दो तो कितना हो गया 100, यानी ये बता तुम्हारा 100 पिको फैरेड। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या, इन दो को सॉल्व किया कितना है 100 पिको फैरेड आया। अब जब तुमने ये दोनों सॉल्व कर दे तो दोनों एक बन गए, ये इसके साथ किसमें, ये इसके साथ किसमें, C1 के साथ किसमें पैरेलल में है, ठीक है। तो C1 के साथ किसमें पैरेलल में, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे सर एकदम बढ़िया धुआंधार तरीके से, कोई कठिन वठिन थोड़ी ना है। चलो देखो अभी जो रिजल्ट आया वो उसके साथ पैरेलल में था, तो उसका भी आंसर कितना था भैया 1/100 और प्लस सॉरी जल्दी जल्दी रुक जा यार, जल्दी जल्दी करेंगे लेकिन गलत थोड़ी ना करेंगे। तो वो उसके साथ किसमें दिख रहा तुमको भैया पैरेलल में दिख रहा है, तो पैरेलल की कहानी क्या होती, तो ये तुम्हारा 100 पिको फैरेड प्लस 100 पिको फैरेड कितना बन गया भाई 200 पिको फैरेड, तो 200 पिको फैरेड ये बन गया, कोई दिक्कत, ठीक है। तो 200 पिको फैरेड आया भाई इसका आंसर, ये सॉल्व हो गया। अब जरा C4 इसके साथ किसमें, सबको सॉल्व कर लो, सबको सॉल्व कर लिया तुमने, ये सब मिला के समझो खत्म हो गया। अब तुम्हारा ये कैपेसिटर, अब जरा ये वाला कैपेसिटर देखो C4, देखो इसी के अक्रॉस तो दोनों एक ही लाइन में लगे ना, मतलब C4 और C1 काहे में है, C4 और C1 काहे में है भैया, तो ये जो है वो है सीरीज में, वो काहे में है सीरीज में है। तो सीरीज का सॉल्यूशन कैसे करोगे, तो 1/200 और प्लस 1 कितना 100, ठीक है 1/200 1/100, तो 1 बटे देखो 1/2 प्लस 1 तो कितना होता है भैया 3/2 होता। कोई दिक्कत कोई समस्या परेशानी, कोई समस्या परेशानी हो तो बताओ, नहीं तो ये देखो भैया हमने 300/2, कोई दिक्कत नहीं, घुमा दीजिए कहानी को, घुमा दिया, अच्छा एक सेकंड कितना हो गया भैया 100, तो ये 100 आ रहा है सर, तो सर ये उधर गया ये इधर गया, तो भाई 3 बटे आया 200, घुमाओगे कहानी तो बच्चा भैया 200/3 पिको फैरेड, ये तुम्हारा आंसर आएगा। कोई प्रॉब्लम परेशानी, 200 पिको फैरेड फाइनल है भाई। तो तुम्हारा सी नेट जो आएगा वो आ गया 200 पिको फैरेड, सी नेट जो तुम्हारा आ गया वो आ गया 200 पिको फैरेड। जल्दी जल्दी करने में ना कुछ गड़बड़ ही होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, सिंपल है सर, ठक 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 ठक, सब बचपन वाला काम है, फालतू क्वेश्चन पूछ लिया हम लोगों से, ये सब हम लोग करते हैं जानते हैं। चलो ठीक, डिटरमाइन द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। हाँ अब यहाँ पे बात बननी चाहिए, तो देखो इसको ज़्यादा हम इधर उधर नहीं ले जाएंगे, इसको यहीं आस पास से सॉल्व करेंगे। हर कैपेसिटर में कह रहा है हमसे चार्ज बताओ, ठीक है। टोटल कैपेसिटर निकाल चुके हो तो भैया Q इक्वल टू क्या होता है C/V होता है। टोटल चार्ज कितना उस वहाँ बैटरी से निकलेगा, तुम्हारी सेल से कितना निकलेगा, तो C तुमने निकाला है 200/3, वोल्टेज कितने का तुमने दिया है भैया 300 का दिया है, ठीक है। ये पिको फैरेड में है, ठीक है, तो ये 3 से काटो 100, तो भैया लिखा 200 और ये लिखा भैया 100, पिको फैरेड को बदलोगे तो आता है -12, ठीक है। तो 2 0 4 0 कैंसिल कर दो, तो 2 × 10⁻⁸ कूलम इतना टोटल जो है वो चार्ज सप्लाई होगा, ठीक है। किसको सप्लाई होगा, इस पूरे में सप्लाई होगा। क्लियर होगी बात, यहाँ तक सबको समझ में। अब जरा ध्यान से देखो, खास बात जो तुमको नोट करनी है, अगर कैपेसिटर सीरीज में है तो उनको जो चार्ज मिलता है वो सेम मिलता है, जितना सप्लाई होगा सब बराबर बराबर सप्लाई होगा, कुछ कम ज्यादा इकट्ठो 1% नहीं होगा। तो जरा देखो ये जो 3 लोगों को हमने सॉल्व किया था, ये तीनों भाई लोग इसके साथ किस में थे, सीरीज में थे। यही तो मैंने समझाया कि ये तो तीनों सॉल्व हुए थे, इन तीनों को सॉल्व करके हमने कहा था ना ये वाला लास्ट में इसके साथ सीरीज में, तभी तो फॉर्मूला लगाया तुमने, तभी तुम्हारा रिजल्ट आया था। देखो लगाया 1/C2 प्लस 1/C3 सॉल्व करके लास्ट में फाइनल, तो ये रिजल्ट आया था मेरा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जब हमने चार्ज की सप्लाई की तो जो चार्ज है वो इनको और इनको दोनों को बराबर बराबर मिल जाएगा, 2 × 10⁻⁸ कूलम, एकदम 100% 100% इनको मिल जाएगा। क्या बात समझ में आई। अब अगली बात समझते हैं, कितनी बात सबको समझ में आ गई। मैंने क्या कहा कि ये सीरीज में है इन तीनों के साथ, तो सीरीज में मैंने कहा चार्ज सेम जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो चार्ज है, मतलब अगर मैं कहूँ C4 को कितना चार्ज मिला है, तो C4 को चार्ज मिलेगा 2 × 10⁻⁸ कूलम का। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या। इन्होंने कहा था वोल्टेज भी बता दो, तो लगे हाथ वोल्टेज भी बता दे रहे हैं, आओ बता देते हैं। वोल्टेज V = Q/C, V = क्या होता है भैया Q/C होता है, तो Q लिखा अपॉन में C लिखा। Q कितना है भाई 2 × 10⁻⁸ का है, और C कितना है हमारा, तो इनके पास 100 पिको फैरेड का है, तो 10⁻⁻12 हो गया। ऊपर लेके चलते हैं, तो 10 की पावर देखो क्या कितना बचा यहाँ पे -10, ऊपर गया +10, तो +10 मतलब 200 वोल्ट। तो C4 ने अकेले कितना खा लिया भाई,
300 यहां से सप्लाई कर रहे हो, 200 तो यही लपेट दिए, तो बचा कितना? तो जो बचा है वो इन तीनों को जो मिला के बचा है, ऐसा समझो, इन तीनों वाला जो मिला के बचा है वो पता है कितना है? वो केवल है हमारा 100 वोल्ट। अब ये 100 वोल्ट इनको बटेगा, समझ में आ रहा है? 100 वोल्ट इनको बटेगा। अब जरा ध्यान से देखो, जैसे ही 100 वोल्ट बटना शुरू होगा 100 वोल्ट, तो देखो 100 वोल्ट की सप्लाई कैसे होगी? ये दोनों आपस में पैरेलल में है, देखो ये भी पैरेलल में, ये भी पैरेलल में, ये और ये सब पैरेलल में। तो जैसे ही 100 वोल्ट आया तो 100 वोल्ट इनके अक्रॉस भी गया और 100 वोल्ट इनके अक्रॉस भी गया। कितनी बात समझ में आई? पैरेलल में सब पोटेंशियल सेम होता है। अब इनका तो सब कंफर्म हो गया कि C1 वाले भैया का जो पोटेंशियल है वो 100 वोल्ट है, ये डन हो गया। अब C2 और C3 में आ जाओ, तो देखो C2 और C3 में क्या कहानी होगी? तो C2 C3 वाले भैया लगे हैं सीरीज में, और सीरीज में लगे हैं और इनका कैपेसिटेंस क्या है? सेम है। अगर इनका कैपेसिटेंस सेम है तो इनका पोटेंशियल भी सेम होगा, तो इनको 50 वोल्ट और इनको 50 वोल्ट। क्या बात समझे? कैपेसिटेंस सेम था सर, तो पोटेंशियल दोनों को आधा आधा क्या हो गया? बट गया, 50 और 50 हो गया। अब बात आती है कि दोनों लोगों को चार्ज कितना मिला होगा? दोनों लोगों को चार्ज, तो दोनों का चार्ज निकाल लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आओ, तो चार्ज कैसे निकालोगे? देखो Q = C × V। C तुम्हारा ऊपर वाला कितना का है? 100 का है, 100 पिकोफैरेड का है, तो -12, और पोटेंशियल तुमने इनको 100 का दिया है, तो 100 और ये 100 इनके 0 ले जाओगे तो -8। कितना रिजल्ट आ गया भाई? इतना आ गया। ये किसकी बात हो रही? पहले वाले कैपेसिटर की बात हो रही। अब Q निकालो C2 और C3 का, तो दोनों में C2 और C3 का निकाल लेते हैं। तो आ जाओ, C2 C3 का निकालेंगे तो C2 × D बराबर ही आएगा। C2 की वैल्यू कितनी है? 200 पिकोफैरेड। पिको क्यों लिख रहे हैं? -12 लिखा। कितना दिया है इनको हमने? 50 वोल्ट बांटा है। जरा गुणा करो, 5 2 10 और 2 0 मतलब 4 0, 10⁻⁸ करो, 10⁻⁸ इनको, 10⁻⁸ उनको भी। ठीक है, तो C2 और C3 इन दोनों में चार्ज सेम जाएगा। क्या सबको बात समझ में आ गई? सिंपल, क्लियर हुआ? तो हमने क्वेश्चन कितने कवर कर लिए हैं भाई? तो हमने ये क्वेश्चन नंबर कवर किया है कौन सा? 20 20 25। तो 25 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। वीडियो की ऑलरेडी लेंथ ठीक ठाक हो चुकी है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट के क्वेश्चन हैं उन्हें आगे कवर करेंगे। आपने देखा कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे ठीक ठाक अच्छी खासी मेहनत की है। आंखें मेरी बंद हो रही हैं, ठीक है, और अच्छे से आई होप आपने बढ़िया अच्छे से किया होगा, चीज़ों को समझा होगा। कॉन्सेप्ट जितने भी मैंने बताए कि भाई ये होगा उनको लिख लेना, ठीक है। आगे जब हम इसको रिपीट करेंगे तो हमें ऐसे PYQs मिलेंगे जहाँ पे इनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से काम करेंगे, और चांसेस भी रहते हैं कि NCERT के न्यूमेरिकल्स हमारे बोर्ड में पूछे जाए। तो जम के मेहनत करिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जम के खाए पिए। टाटा, सी यू, बाय बाय।